हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति को देखेंगे, क्योंकि इसमें से मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें, इधर यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या फिर बीपीएससी या फिर वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन, बैंकिंग, रेलवे या फिर बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक या दो क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बीपीएससी रिलेवेंट यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति की बात करें, मौद्रिक नीति क्या होता है? मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा, अपने देश के मामले में केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कह रहा है कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जब किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति यानी मनी सप्लाई या फिर ब्याज दरों, इंटरेस्ट रेट, या फिर ऋण की उपलब्धता, लोन अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए, यदि कोई नीति बनाई जाती है केंद्रीय बैंक द्वारा तो उसको मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों को नियंत्रित कर मुद्रास्फीति या महंगाई, मांग या खपत, बचत, निवेश, पूंजी निर्माण के क्षेत्र को आकार देने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए, एक नया टर्म है इसमें, आप लोग शायद इनका नाम भी सुने होंगे। उनका नाम है, एक अर्थशास्त्री हुए, अमेरिकी अर्थशास्त्री, उनका नाम है मिल्टन फ्राइडमैन। ओके, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मिल्टन फ्राइडमैन। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने मौद्रिक नीति पे या मॉनेटरी पॉलिसी पे काफ़ी रिसर्च किया और इस वजह से इनको अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला। कब मिला? 1976 में। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक और नाम जुड़ा हुआ है मौद्रिक नीति से संबंधित, उसको हम लोग देखते हैं। वो नाम है, एक और अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम है A.W. फिलिप। ठीक है, फिलिप साहब ने महंगाई और बेरोजगारी में क्या संबंध है इसको स्थापित करने का कोशिश किया। ठीक है, और ये उनका निष्कर्ष निकला कि जब महंगाई बढ़ता है तो बेरोजगारी कम हो जाता है या घटता है, या उसका उल्टा भी होता है कि जब महंगाई घटता है तो बेरोजगारी बढ़ जाता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि थोड़ा बहुत महंगाई अपनी इकोनॉमी के लिए, अर्थतंत्र के लिए ज़रूरत है। ठीक है, और इसी महंगाई को काबू में रखने के लिए हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अपने मौद्रिक नीति समिति के साथ मिलकर इसके अंदर रह के अपने देश में महंगाई को जो है 2 से 6% तक कंट्रोल में रखने का कोशिश करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मौद्रिक नीति समिति या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात की गई है। तो इसका बैठक जो है ना, प्रत्येक 2 महीना पे होता है बैठक, प्रत्येक 2-2 महीने पे इसका बैठक होता है। ये नॉर्मल मामले में है। यदि कोरोना के समय में हम लोग देखें, कोविड पेंडेमिक के टाइम में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लगभग हर एक महीने बैठा रही थी। फ्रीक्वेंट मीटिंग हो रहा था उनका, ताकि कैसे महंगाई को काबू में किया जा सके। ठीक है, तो वो देखते हैं कि ये सबसे पहले कि मौद्रिक नीति समिति क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मौद्रिक नीति समिति, जिसे हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कहते हैं। तो इसकी बात करें तो ये एक 6 सदस्यीय
सदस्य, इसमें 6 सदस्य होते हैं कुल मिला के, 6 सदस्यीय समिति है ये, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ ये भी हम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 2016 में उर्जित पटेल जो उस समय के गवर्नर थे आरबीआई के, उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन होता है, ताकि देश में जो महंगाई है उसको काबू में कैसे लाया जाए उस पर चर्चा हो। और एक टारगेट सेट किया गया कि देश में जो है 2 से 6% तक यदि महंगाई रहता है तो अपने अर्थतंत्र के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं कि 6 सदस्य में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो इनका पहला सदस्य जो होता है आरबीआई गवर्नर ही होता है। आरबीआई गवर्नर जो वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर जो होते हैं इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा सदस्य जो होता है एक उप गवर्नर होता है या डिप्टी गवर्नर आरबीआई का होता है, ठीक। तीसरा सदस्य होता है एक अधिकारी आरबीआई का कोई होता है, वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ आरबीआई इज, ठीक है सॉरी आरबीआई के एक अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसको नामित कौन करता है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो केंद्रीय बोर्ड होता है उसके द्वारा इनको नामित किया जाता है। तो 3 सदस्य जो होते हैं आरबीआई साइड से होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं सरकार के तरफ से साइड से भी होते हैं। तो सरकार तरफ से कौन कौन से लोग होते हैं, केंद्रीय सरकार तरफ से ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं किस मामले में, या तो अर्थशास्त्री हो, इकोनॉमिक्स के मामले में उनका अच्छा खासा नॉलेज हो, वित्त मामले में हो, फाइनेंस में, या फिर मौद्रिक नीति से संबंधित उनके पास अच्छा खासा अनुभव हो। इन लोगों को सरकार जो है इसमें से 3 सदस्य जो हो जाते हैं, 3 सदस्य, इनको सरकार इसमें सिलेक्ट करके भेजता है, ठीक है। और एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट है कि ये 3 लोग जो सरकार के द्वारा नामित होते हैं इनका दोबारा जो है ना री अपॉइंटमेंट नहीं होता है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी ये 3 लोग जो होते हैं सरकार के द्वारा नामित, ये इनका री अपॉइंटमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आखिर आरबीआई का जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये महंगाई को काबू में रखने के लिए क्या क्या कर सकता है या क्या क्या करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का या मौद्रिक नीति का काम ये है कि महंगाई को काबू में करे, ये हम सब जान चुके हैं। आखिर क्या क्या साधन ऐसा आरबीआई के पास है जिसके तहत वो महंगाई को काबू में करता है। तो इसके पास 2 साधन होता है। पहले साधन को कहा जाता है परिमाणात्मक साधन, इसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव टूल भी कहते हैं। ऐसा साधन जिसे हम लोग मेजर कर सकें, क्वांटिटेटिव टूल्स भी कहते हैं। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव टूल्स, इसको गुणात्मक साधन भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये जो परिमाणात्मक साधन है, क्वांटिटेटिव टूल्स है, इसमें क्या क्या एलिमेंट आता है इसको हम लोग देखेंगे और कैसे ये महंगाई को काबू करने में मदद करता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला टर्म जो आता है अपना, वो आता है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, हाँ, SLR। इसको हिंदी मीडियम वाले भी इसको ऐसे ही याद रख लेंगे, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये SLR। तो SLR की बात करें तो जब बैंक्स, पहले तो जान लेते हैं सॉरी कि SLR से पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे, NDTL, इसको कहा जाता है नेट डिमांड एंड
टाइम लिएबिलिटीज, ये एक तरह से जमा पूंजी होता है, ग्राहकों का जमा पूंजी। ठीक है, अब इसमें डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज़ क्या है, तो थोड़ा बहुत इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। सपोज हम लोग करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो खुलवाते हैं, ठीक है, ये अपना डिमांड डिपॉजिट में आता है, इसको कासा भी कहा जाता है, करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ओके। एंड टाइम लिएबिलिटीज़ की बात करें, जो टाइम बाउंडेड होता है, उसमें हो गया अपना फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब जो होते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो कैपिटल जो पूंजी लॉक हो जाता है बैंक में, उसको टाइम लिएबिलिटी कहा जाता है। डिमांड लिएबिलिटी में क्या है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, मतलब हम बैंक में पैसा जमा किए, हमको जब आवश्यकता होगा तो हम बैंक से निकाल सकते हैं, मांग सकते हैं बैंक से, तो उस सब जो हुआ अपना डिमांड लिएबिलिटीज़ में आ गया। जब हम मांगेंगे और पैसा मिल जाए तो उसको डिमांड लिएबिलिटी कहा जाता है। और जो पैसा एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही मिलेगा, जैसे फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए कर दिए, रिकरिंग डिपॉजिट आप कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें जो हैं उसको टाइम लिएबिलिटीज में माना जाता है। तो मान लीजिए किसी बैंक के पास पूरा NDTL मिला के 100 रुपया आया, 100 रुपया, चाहे वो स्टेट बैंक हो, ये बैंक है ABCD जो भी बैंक हो सकता है, SBI, HDFC, ICICI, जो भी बैंक है, उसके पास 100 रुपये डिपॉजिट किया ग्राहकों ने। ठीक है, अब इसमें RBI ये कहता है कि इसमें से आपको जो है इस 100 रुपये का कुछ भाग जो है, कुछ हिस्सा आपको ये RBI के द्वारा मान्य तरल परिसंपत्तियों में निवेश करना होता है। जैसे क्या हो गया, तरल परिसंपत्ति क्या होता है, इसको लिक्विड एसेट भी कहा जाता है। पहले तो हिंदी लिख लें, जरूरी है हिंदी, 1 मिनट, हाँ तो जूम कर लें। तरल परिसंपत्ति यानी लिक्विड एसेट। ये क्या होता है लिक्विड एसेट? लिक्विड एसेट माने तरलता इसमें हो, कैश, नकद, गोल्ड यानी सोना में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसको केंद्रीय प्रतिभूति भी कहा जाता है, ट्रेजरी बिल, ये सारे चीज़ों में आप ये पैसा कुछ सर्टेन अमाउंट जो है इस 100 रुपये का NDTL का आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इस रूप में इसको रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है ऐसा करेंगे, यदि हम जैसे कैश, गोल्ड, G-Sec, ट्रेजरी बिल में हम पैसे को रखते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ हम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR में के केस में ऐसा होता है कि जब SLR का कुछ शेयर हम रखते हैं और वर्तमान में SLR 18% है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे, मतलब इस 100 रुपये में से, इस 100 रुपये में से 18 रुपये आपको SLR में रखना है, जो कि कैश, गोल्ड, G-Sec, ट्रेजरी बिल, इस किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करके इसको रख सकते हैं। ठीक है, और SLR मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो रिजर्व बैंक के हिसाब से मैक्सिमम SLR जो है 40% होगा। मतलब यदि 100 रुपये आपके पास नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज में आता है तो 40 रुपये तक आप SLR के केस में रख सकते हैं, और वर्तमान में अभी SLR अपना 18% है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक और फैक्ट है इसमें कि SLR का जो ये रूल है, ये कौन से अधिनियम के तहत आया। ठीक है, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मतलब बैंकिंग विनियमन अधिनियम है, विनियमन अधिनियम कब का है, तो 1949 का है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके तहत SLR को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये ध्यान में रखेंगे। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि SLR कौन से अधिनियम के तहत इंट्रोड्यूस किया अपने बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बात हो गया। ये ध्यान में रखेंगे कि SLR के केस में बैंक जो है अपने पास ही रखता है, जो भी 18% इसके पास ये लिमिट दिया गया है, इसको बैंक अपने पास ही रखता है। SLR जो है बैंक खुद के पास रखता है। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये RBI के पास जमा नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये नियम है कि रोज़ का आपको 18%, यदि 100 रुपये अगर रोज़ आपके पास NDTL में इतना जमा हुआ है ग्राहकों के द्वारा, तो 18 रुपये उसमें से निकाल के आप SLR के रूप में उसको रखेंगे। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, एक और टर्म है जिसका नाम है
CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इसमें ये होता है कि इन बैंकों को मतलब जो NDTL में जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज़ में जो भी डिपॉजिट मिला है, सपोज 100 रुपये इनको मिला है, ठीक, पर डे इतना शेयर है, तो इनको कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर जो है RBI के पास रखना पड़ेगा। बैंक्स मस्ट हैव टू कीप देयर सम शेयर्स ऑफ डिपॉजिट विथ RBI। ओके, RBI के पास कुछ डिपॉजिट रखना पड़ेगा। और RBI जो है इस केस में कोई इनको इंटरेस्ट नहीं देता है, कोई ब्याज दर नहीं मिलता है, कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो इससे बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, जनरली वैसे प्रॉफिट तो लॉन्ग रन में है, नहीं तो ये रूल क्यों ही बनाया जाता। ठीक, यदि बात करें कि वर्तमान में जो है कितना कैश रिजर्व रेशियो रखा गया है, CRR फिक्स किया गया है, तो ये घटते बढ़ते रहता है। वर्तमान में ये 4.5% है, 4.50%। ठीक है, और वैसे कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, ये 100% तक भी हो सकता है। यानी हम 100 रुपये जमा किए तो 100 का 100 हमको RBI के पास रखना पड़ सकता है, लेकिन जनरली ऐसा सरकार नहीं करता है, क्योंकि यदि बैंकों से आप सारा पैसा लेके RBI के पास ही जमा कर दोगे तो ऐसा कि मार्केट में मनी सप्लाई ही नहीं होगा, और मनी सप्लाई नहीं रहेगा, मार्केट में पैसा ही नहीं है, तो क्या होगा, अपना अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी चौपट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और फैक्ट कि CRR जो है अपने बैंकिंग सिस्टम में कौन से एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसका जो है RBI एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत CRR को इंट्रोड्यूस किया गया। SLR के केस में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि SLR के केस में जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 इसके तहत, और CRR के केस में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 इसके तहत CRR को किया गया। CRR क्या कहता है कि बैंकों को अपना कुछ जो शेयर है जमा पूंजी का RBI में रखना पड़ेगा जमा, और उसके लिए जो है RBI कोई भी ब्याज नहीं देगा। ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। और यदि बात करें, हाँ थोड़ा सा देख लें, तो सभी बैंकों को RBI SLR और CRR की बात करते हैं, दोनों की, SLR और CRR दोनों की बात करते हैं, तो हर एक बैंक को SLR और CRR जो है रखना पड़ता है, कुछ शेयर जो अपने डिपॉजिट का है उसको रखना पड़ता है। मतलब ऑल बैंक मस्ट कीप देयर सम शेयर्स ऑफ डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ CRR एंड SLR। हालांकि कुछ इसमें है, कुछ वेरिएशंस है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे वर्तमान में CRR 4.5% है, SLR अपना 18% है, लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स RRBs, एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, सहकारी बैंक जो होता है, कोऑपरेटिव्स, इसके लिए जो है RBI एक अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये तय कर सकता है। CRR का जो शेयर है या SLR का शेयर है, इस दोनों में मतलब उसका मात्रा, जो प्रतिशत मात्रा है वो भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, आइए एक और टॉपिक है नेक्स्ट, इसको हम लोग देखते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है रेपो रेट। इसको रेपो दर कहा जाता है हिंदी में। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है रेपो रेट। तो रेपो रेट कहता है कि द इंटरेस्ट रेट एट विच RBI lends शॉर्ट टर्म लोन्स टू इट्स क्लाइंट कीपिंग देयर GSEC एज कोलेट्रल। क्या हुआ, समझ में शायद नहीं आया होगा, चलिए अपने देहाती भाषा में समझते हैं इसको। जब भारतीय रिजर्व बैंक अपने कस्टमर को, यानी रिजर्व बैंक के केस में इसका कस्टमर कौन हुआ, तो बाकी बैंक से, क्योंकि रिजर्व बैंक जो है ना कॉमन पीपल, आम जनता से डील नहीं करता है, वो बैंकों को ही रेगुलेट करता है, बैंकों को ही लोन देता है, पैसा देता है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो कह रहा है कि जब रिजर्व बैंक बैंकों को, बाकी जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनको कुछ एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे
जब पैसा देता है, ठीक, वो ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे, इसको ऐसे देखेंगे टेक्निकली, ऐसा ब्याज दर जिस पे भारतीय रिजर्व बैंक बाकी बैंकों को, या पब्लिक बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, शॉर्ट टर्म लोन देता है, कम अवधि के लिए जो लोन देता है, और इससे जीसेक मतलब जो सरकार की प्रतिभूतियाँ, केंद्रीय प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति एज ए कोलेट्रल इसको रखवाता है, गिरवी रखना पड़ता है बैंकों को। रेपो रेट के चैनल से पैसा लेने के लिए कुछ गिरवी रखना पड़ता है एज ए कोलेट्रल। इस केस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, केंद्रीय प्रतिभूति सब रखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का जितना लेमन लैंग्वेज में हो, ठीक है। और रेपो रेट में एक और फैक्ट है जिसको हम लोग देखते हैं कि रेपो रेट आखिर क्या इसका सिस्टम, मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बैंक जो होता है, ये सपोज ये बैंक्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये अपना जीसेक या जो भी गिरवी रखते हैं, ठीक है, सॉरी, सपोज ये 100 रुपये का जीसेक है, इसका वैल्यू 100 रुपया है, ये आरबीआई को दिए, ठीक है, आरबीआई इसके बदले में इनको 100 रुपया देगी, 100 रुपीज़ दे दिया। ये 100 रुपये का जीसेक था। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि हम 100 रुपये में दिए हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है रेपो रेट के तहत कि हाँ, जब हम आपसे खरीदेंगे ना तो 100 रुपये में तो आपको दिए थे, लेकिन इसे हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में वापस आपसे लेंगे, वापस जो है आपसे हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेंगे, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। तो अब सपोज जैसे वर्तमान में प्रेजेंटली कितना है रेपो रेट, तो 6% है प्रेजेंटली, रेपो रेट जो है 6% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि 100 रुपये में बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय प्रतिभूति या सरकारी प्रतिभूति या जीसेक दिया है, तो ये वादा करता है, एक एग्रीमेंट करता है आरबीआई के साथ ये बैंक इनसे, कि जब हम आपसे वापस लेंगे तो ये जो है 106 रुपये में खरीदेंगे आपसे, ठीक। तो यही हुआ अपना रेपो रेट, ठीक है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। और रेपो रेट को जो है ना पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। पॉलिसी रेट क्या होता है, पॉलिसी रेट मतलब ये हो गया कि एक मौद्रिक नीति दर है जिससे कि मतलब महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, ये लोग ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में जो रेपो रेट है उसी को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। एक और फैक्ट है रेपो रेट से जुड़ा हुआ, जिसको हम देख लेते हैं। एक होता है मार्केट रेपो। ये मार्केट रेपो क्या होता है, जब ऐसा लेन देन जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उपस्थित ना हो, ठीक है, प्लेयर्स अदर दैन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे बैंक्स आपस में ही लेन देन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, लघु अवधि के लिए, या नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो होती हैं, ये सारे जो है आपस में लेन देन करते हैं, उसको मार्केट रेपो करता है। और जिस रेट पे करते हैं, सॉरी, उसको मार्केट रेपो करता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है अपना, जो ब्याज का दर होता है, उस पे जो लेन देन करते हैं उसको मार्केट रेपो करते हैं। और मार्केट रेपो में आरबीआई लेनदारी और देनदारी में नहीं रहता, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आइए, मोटा मोटी हम लोग रेपो रेट समझ गए। तो ये बात हुआ कि जिस दर पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो है एसबीआई को पैसा, आईसीआईसीआई को, एचडीएफसी को पैसा देती है लघु अवधि के लिए, कम समय के लिए, उसको रेपो रेट कहा जाता है। और मैकेनिज्म क्या हम समझा दिए कि कैसे ये जीसे के ऐसे लेता है, फिर प्रॉमिस करता है कि ये रीपरचेज करेगा उससे वापस, ठीक है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक। आइए नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसी से जुड़ा हुआ, रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, देखते हैं हम लोग इसको। रिवर्स रेपो रेट, इस केस में क्या होता है कि जब ये सारे बैंक्स जो हैं, सपोज इनके पास 100 रुपया आया, आज का जमा पूंजी 100 रुपया इनके पास रिसीव के डिपॉजिट हुआ इनके बैंक में 100 रुपया, ठीक। और हम जानते हैं कि इनका जो है 18 रुपया तो चल जा रहा है एसएलआर कोटा में, रिजर्व रखना है। अभी के वर्तमान के हिसाब से 4.5 रुपया इनको रखना है, कितना, सीआरआर कोटा में। तो कितना खर्च हो गया, 22.5 रुपया, ठीक। अब बचा कितना इनके पास, 100 में से 22.5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, आई थिंक 77.5, हाँ 78 80, हाँ 77.5 रुपया। अभी 77.5 रुपया जो है ना, इनको मार्केट में घुमाना है। मतलब जैसे हम जैसे आप जैसे इंसान को जो
मतलब लोन चाहिए, डे टू डे एक्सपेंडिचर जो अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, उसको जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको डील करने के लिए इसके पास 77.5 रुपया बच गया। यदि मान लो कि आज ये 77.5 रुपया में से ये पूरा खर्च नहीं कर पाया, मार्केट में ये सप्लाई नहीं कर पाया, तो इसके पास सपोज 10 रुपये बच जाते हैं 77.5 में से, बाकी खर्च हो गया, 10 रुपये बच गए, तो ये इसका सरप्लस मनी है, इतना पैसा उसको पर डे बच जा रहा है। तो यदि अपने पास ही रखा रहेगा तो ये पैसा तो मान लीजिए कि इसको कुछ फ़ायदा नहीं ना है, और बैंक तो प्रॉफिट पे ही काम करता है, मनी को मल्टीप्लाई करता है, तभी पैसे से पैसे बनाता है, तभी अपना अर्थव्यवस्था अच्छा चल रहा है। तो इस 10 रुपये यानी इस सरप्लस मनी को, इस सरप्लस मनी, ये 10 रुपये जो बच गया, इसको क्या करता है आरबीआई, सॉरी ये बैंक्स जो होते हैं, एसबीआई हो चाहे जो भी बैंक होते हैं, आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं, मतलब आरबीआई में जमा कर देते हैं, ठीक, जमा कर देते हैं। अब चूँकि अब आरबीआई को जमा कर दिए, जनरली हम लोग बोल देते हैं कि जब ये बैंक जो है आरबीआई को लोन देता है, नहीं भाई, आरबीआई को लोन कोई नहीं दे सकता, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है उसको, ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं कि रेपो रेट में बैंक जो है, रिजर्व बैंक जो है बाकी बैंकों को लोन देती है, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक जो है रिजर्व बैंक को लोन देती है। तो ऐसा नहीं होता है, इसमें जो इनके पास सरप्लस मनी होता है, ये जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पार्क कर देते हैं, और इसके बदले जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, जैसे ये कुछ पैसा इस बाकी 10 रुपये जो बचे हुए हैं फिजूल के, नहीं तो इनके पास ये पड़ा रह जाता, 10 का 10 ही रह जाता, उसमें कुछ इनको ब्याज मिल जाता है, ठीक है, ब्याज दर प्राप्त हो जाता है। और जनरली और वर्तमान में जो है, और सॉरी पहले ये देखेंगे कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि रेपो रेट के केस में क्या है, आइए देखते हैं। रेपो रेट के केस में है कि अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन बैंकों को पैसा दे रहा है, ठीक है, लोन दे रहा है, शॉर्ट टर्म लोन कि ठीक है, तो उस समय एक दबा के पैसा वसूलेगा, वर्तमान में कितना है 6% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा ही कि आखिर आपको दे रहे हैं तो आपसे तो हम प्रॉफिट लेंगे ही। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि ये जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स जो हैं इनके पास पैसा अपना सरप्लस मनी पार्क करते हैं, तो ऐसे में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो वर्तमान में कितना है 3.35, 3.35% जो है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब, तो रिवर्स रेपो रेट में। यदि आप 10 रुपये यहाँ पे ये 10 रुपये जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी था, ये आप रिवर्स रेपो रेट में पार्क कर दिए, तो आपको मिलेगा 13.5 रुपया, ये हम लोग 13.35, सॉरी, हाँ, ये ध्यान में रखेंगे, ओके। और ये ऐसा क्यों होता है कि रेपो रेट ज़्यादा और रिवर्स रेपो रेट कम होता है? एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि यदि ये ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट में इंटरेस्ट आरबीआई देने लगे बैंकों को, तो बैंक विल बिकम रिलेक्टेंट, ओके, वो ज़्यादा बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, मार्केट को एक्सपेंड नहीं करना चाहेंगे, वो चाहेंगे चलो अपने पास जो पैसा आया उसको आरबीआई में डालो, वहाँ से प्रॉफिट कमाओ, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाए, इसलिए हो गया। तो आरबीआई जो है बैंकों को मजबूर करता है कि नहीं, आप मार्केट पेनिट्रेशन कीजिए, मार्केट में जाइए, जो भी जहाँ आवश्यकता है उसको पूरा कीजिए, और इसके लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखता है। ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव नहीं होता है, ये लोक लुभावन स्कीम नहीं होता है रिवर्स रेपो रेट, इसलिए जो है बैंक मजबूरी में, अब यहाँ 3.5% मोटा मोटी मिल रहा था, 3.35, अब जो है ये 10 रुपये मान लो ये बचा हुआ था, इसको जो मार्केट में लगाता ये बैंक, तो मिनिमम जो है 6 से 7% तो कमा ही लेता है ना इससे, इतना तो है ही। पर्सनल लोन हो, आप बहुत सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन होते हैं, पर्सनल लोन तो खैर ज़्यादा ही 11-12 है, होम लोन की बात कर लें तो 7-8% जाता है, तो इसमें ये पैसा को मार्केट में दौड़ाने के लिए कहता है, इसलिए जो है रिवर्स रेपो रेट जो है कम रखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा ये ब्रेक हुआ होगा बीच में कंसेप्ट, लेकिन शायद हम समझाने में कुछ कामयाब हुए होंगे। ये अच्छा लगे तो जो होगा फीडबैक बताइएगा आप लोग। और अभी और भी बहुत सारा जो टॉपिक है बचा हुआ है इसमें, जिसमें बैंक रेट पढ़ना बाकी है हम लोग को, बैंक दर, एक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है, इसको पढ़ना बाकी है, एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट होता है, इसको पढ़ना बाकी है, एमएसएफ और रेपो में क्या अंतर है ये पढ़ना बाकी है, क्या अंतर है दोनों में, ये सब पढ़ना बाकी है। लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ये काफ़ी चूँकि इकोनॉमिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, ओके।
उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा। जैसा हो आप लोग प्लीज़ फीडबैक देंगे।